चलिए, तो हमने ये चैप्टर लगभग पूरा पढ़ ही लिया था। कुछ चीजें इसमें बच गई थी एज पर द न्यू एडिशन ऑफ द बुक। सो लेट्स कंप्लीट देम आउट टुडे। सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म का जिक्र हो रहा था, फंक्शंस भी डिड, और उसके बाद फंक्शंस के बाद प्राइस मैकेनिज्म कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ये भी हम कर चुके थे। Thereafter we were to start with conditions required for price mechanism to play its role. If I ask everybody what is United Nations, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? सर सारी कंट्रीज को फेविक्विक से चिपका दिया गया, दैट इज यूनाइटेड नेशंस? नो, इट्स अ बॉडी फॉर इंटरनेशनल पीस, हार्मनी एंड कोऑपरेशन अमंग मेनी कंट्रीज। गॉट इट क्लियर? अफगानिस्तान वालों को कोई नहीं समझा सकता, जाहिल टाइप के होते हैं। गॉट इट? तो वैसे ही यूनाइटेड नेशंस का किसी भी कंट्री के अंदर आके ऑपरेट करना तब होगा जब वहां पे कोई पॉलिटिकल या इंटरनेशनल डिस्प्यूट वगैरह चल रहा हो। इफ थिंग्स आर प्रॉपर तो यूएन का कोई काम नहीं होता। Similarly, we need to understand what are the conditions required to play its role for the price mechanism. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक वर्ड में अगर आंसर दूं इसका, कैपिटलिज्म का होना बहुत जरूरी है। इफ देयर इज नो कैपिटलिज्म, प्रैक्टिकली प्राइस मैकेनिज्म काम नहीं करेगा। तो जो आपने कैपिटलिज्म के फीचर्स पढ़े थे ना, आप उनको भी यहां पे लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सबको बात समझ में आ गई? चलिए, तो अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर प्राइस मैकेनिज्म टू प्ले इट्स रोल, और उसके नीचे लिख लीजिए कैपिटलिज्म इज रिक्वायर्ड फॉर प्राइस मैकेनिज्म। क्विकली, तो चिल्ड्रन पुट द फर्स्ट पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन। सर कैसा कंपटीशन? लोगों को याद हो मैंने बेसिक टर्म्स में मार्केट फॉर्म्स पढ़ाए थे आपको। एक पढ़ाया था बच्चों परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट, और एक पढ़ाया था इम्परफेक्टली। Perfectly is just like सब्जी मंडी। I repeat children, perfectly is just like सब्जी मंडी basically। ढेर सारे बायर्स, ढेर सारे सेलर्स एक ही तरीके का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मार्केट में जब डिमांड इज मोर देन सप्लाई, प्राइस बढ़ जाएगा, एंड व्हेन डिमांड इज लेस देन सप्लाई, प्राइस घट जाएगा। इम्परफेक्टली में क्या क्या पढ़ा था याद करिए? मोनोपोली पढ़ा था, मोनोपोलिस्टिक पढ़ा था, डुओपोली पढ़ा था, ऑगी एंड द कॉकरोच पढ़ा था, ओलिगोपोली, और एक मौसमी का भाई मोनोप्सनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाइंग फाइटर प्लेन, याद है ना? तो सर कौन सा कंपटीशन होना चाहिए? तो यहाँ पे बच्चों हम कंपटीशन की क्या बात करते हैं? परफेक्ट कंपटीशन। सर मोनोपोली क्यों नहीं? क्योंकि मोनोपोली में एक्चुअली डोमिनेशन होता है, कंपटीशन नहीं होता। तो मेरे हिसाब से अगर इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी साइकोलॉजी मिला दें तो मोनोपोली कंपटीशन नहीं होगा, मोनोपोली डोमिनेशन होगा बेसिकली। डुओपोली क्या होगा? डबल डोमिनेशन। कपड़े में बात गई। तो परफेक्ट कंपटीशन, सिंपल एज दैट, डिस्काउंट नहीं होता वहां पे। तो कंपटीशन का होना बहुत जरूरी है। अगर परफेक्ट कंपटीशन नहीं होगा चिल्ड्रन, तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइसेस डिसाइड नहीं होंगे। तो कैपिटलिज्म क्या फीचर्स ही एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला फीचर समझ में आ गया, कंपटीशन। सेकंड, कॉस्ट रिफ्लेक्टिंग द सैक्रिफाइस। इसका क्या मतलब है? अगर एयरटेल वाले 5G का टावर लगा रहे हैं बच्चों, और गवर्नमेंट ने उनसे 9,500 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस ले ली, जिसकी वैलिडिटी लेटस से फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स है, बस कितना? 10 ईयर्स। तो वो कोशिश करेंगे कि हर साल 950 करोड़ रुपए तो अपने कस्टमर से पहले इसका वसूलें, प्लस इसका डबल पैसा उनको चाहिए अपने बाकी खर्चों को पूरा करने के लिए। कितना हो गया? 1900 करोड़। तो जब वो खर्च करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज 2850 करोड़ रुपीस, तब वो 2850 करोड़ रुपीस पब्लिक से वसूलना चाहेंगे। तो जितना पैसा सेलर सैक्रिफाइस करेगा, जितने रिसोर्सेज वो यूज करेगा, उतना वो पैसा चाहेगा कि कस्टमर से उसको मिले। तो अकॉर्डिंगली अगर 5G का ओरिजिनल बोल गया मैं, ओनली सर्विस प्रोवाइडेड एयरटेल है, तो प्राइसेस बहुत हाई होंगे। बट एयरटेल और जियो दोनों आ गए तो आपस का कंपटीशन, राइवलरी होगी, तो प्राइसेस थोड़े कम होंगे। बट इट विल ऑल डिपेंड कि उन्होंने कितने का लाइसेंस लिया है। तो गवर्नमेंट अगर लाइसेंस की फीस कम रखेगी तो 5G सस्ता होगा, लाइसेंस की फीस ज्यादा रखेगी तो 5G महंगा होगा। नहीं, 5G एयरटेल के पास भी है, ऐसी बात नहीं। मोनोपोली किसी की भी हो, हमको तो इस पॉइंट से मतलब है ना कि भाई हम प्राइस मैकेनिज्म कैसे चलाएंगे। तो जब हम पैसे खर्च करेंगे, हमारे पास सैक्रिफाइस होगा, तो हम पब्लिक से वसूलेंगे। हमने पैसे खर्च नहीं किए तो हम वसूलेंगे भी
नहीं। समझ गए? तो सेकंड पॉइंट भी लिख लीजिए चलन क्विकली। तो इफ आई गिव यू कंटेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट, नो चार्जेस वुड बी देयर, but if I have to spend photostat charges and pay to the Xerox vendor, I'll definitely be charging it from you. So that is called as the necessity for price mechanism to operate. Demand reflecting needs, exploitation बोलने तो ज्यादा अच्छा होगा बेसिकली। सो जिसकी जितनी ज्यादा डिमांड होगी चिल्ड्रन, हम सो कॉल्ड उससे उतना ज्यादा प्राइस वसूलेंगे। मेनी अ टाइम्स हम डिमांड क्रिएट कर देते हैं दुनिया भर के एडवर्टाइजमेंट दिखा दिखा के। तो जब डिमांड मार्केट में ज्यादा होगी तो प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी वेरी हाई। ओके, फर्स्ट पॉइंट का ही सो कॉल्ड आप एड ऑन बोल सकते हैं इसको। मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास एक लैंड है चिल्ड्रन, दो चॉइसेस हैं, ईदर टू सेट अप अ स्कूल और टू सेट अप अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेटेड सर्किट्स, चिप, आईसी वगैरह वगैरह, जो ट्रांजिस्टर्स या माइक्रो प्रोसेसर्स लगते हैं मोबाइल फोन में, कार्स में, ऑल दैट। आप लैंड को किस पर्पस के लिए यूज करेंगे? जिस चीज के लिए यूज होगा, दोनों के लिए यूज हो सकता है। हाँ वो ठीक है, जिसकी डिमांड ज्यादा होगी, मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो लैंड को हम कहां पे यूज करेंगे? जिसकी डिमांड ज्यादा होगी। अगर एजुकेशन की डिमांड ज्यादा है और लग रहा है एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत फायदा है, तो वील सेटअप अ स्कूल। बट लग रहा है कि आईसी और चिप मेकिंग में प्रॉफिट ज्यादा है, तो वील सेटअप अ फैक्ट्री जो ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स इनको मैनेज करेगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो जहां पे रिसोर्सेज ज्यादा पैसा कमा के देंगे, हम रिसोर्सेज को वहां पे इस्तेमाल कर लेंगे। अंडरस्टूड दिस? नेक्स्ट, करेक्ट एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड, इट शुड बी करेक्ट करप्शन बेसिकली। चलिए, तो यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म एफिशिएंटली काम करेगा तब जब प्रोड्यूसर्स को ठीक से पता हो कि मार्केट में डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कितना है। अगर आपको ठीक से डिमांड ही नहीं पता होगी और आपने गलत तरीके से इवैल्यूएशन किया डिमांड का और सारे रिसोर्सेज झोंक दिए और गुड्स एंड सर्विसेज बना दिए और वो बाद में बच्चों बिके ही ना, क्या आपको हाई प्राइस मिल पाएगी गुड्स की? नॉट एट ऑल। तो सर ये कैसे पता लगेगा कि डिमांड का एंटिसिपेशन कैसे किया जाए? ये मैं आपको बताता हूं चिल्ड्रन। लोगों ने स्टैटिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट का नाम सुना होगा, करेक्ट? इकोनॉमिक्स का एक प्रिंसिपल होता है, आपको ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाएगा, विच इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? डिमांड फोरकास्टिंग। व्हाट? डिमांड फोरकास्टिंग। इसकी कुछ बच्चों टेक्निक्स होती हैं। व्हाट इज द टेक्निक ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग? ध्यान से सुनिएगा। मीन सबने पढ़ा होगा, मीडियन भी पढ़ा होगा, मोड भी पढ़ा होगा, इनसे कुछ नहीं पता लगेगा। There is a statistical calculation known as what children? Interpolation. Interpolation में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। टेक एन एग्जांपल कि कंपनीज का कुछ ईयर का डेटा आपके पास है, लेट अस से 1990, 2010, 2020। डेटा थोड़ा कम लग रहा है सर हमको, चलिए बढ़ा देते हैं। 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 एंड 2020। और आपके पास सेल्स का भी डेटा है, लेट अस से 20 करोड़, 30 करोड़, 45 करोड़, 60 करोड़ एंड सो ऑन। और आपको एस्टिमेट करना है कि 2025 में जब इंडिया में इन द सिटी ऑफ प्रयागराज कुंभ मेला हेल्ड अप हुआ या होगा, व्हाटसोएवर इट इज, तो यहां पे हमारे होटल में जो गेस्ट स्टे करने आएंगे, रूम्स की डिमांड क्या होगी? तो ये या तो कोई एस्ट्रोलॉजर बता पाएगा और या तो कोई स्टैटिस्टिशियन बता पाएगा। स्टैटिस्टिशियन सुना होगा नाम ना, जैसे मैथ्स में जो लोग रिसर्चेस इन्वॉल्व करते हैं, कुछ नया देते हैं दुनिया को, दे आर मैथमेटिशियंस बेसिकली। साइंस में कुछ ऐसा करते हैं तो दे आर साइंटिस्ट। इकोनॉमिक्स में कोई नई थियोरी देंगे तो इकोनॉमिस्ट। स्टैटिस्टिक्स में कुछ नया इंटरप्रिटेशन होगा तो उसको बोलेंगे स्टैटिस्टिशियन। इंटरपोलेशन तो टेक्निक होती है बेसिकली। तो अगर आप मेरे को क्लास 1 से लेके 10th क्लास तक के अपने मार्क्स बता दें, मैं बता दूंगा आपके 12th में कितने मार्क्स आएंगे। अरे सर ये तो बहुत बढ़िया सर, मैं बता जरूर दूंगा, बट उस डेटा को सो कॉल्ड वैसे ही यूज करना है जैसे आप कर रहे थे आज तक। मतलब आपकी हरकतें जैसे पहले थी आगे भी वैसी होनी चाहिए।
जो सब्जेक्ट आपने पहले पढ़े आगे भी आपको वही पढ़ने पड़ेंगे एग्जैक्टली, बट क्या एक्चुअली में होता है 11th-12th में सब्जेक्ट डिफरेंट हो जाते हैं, कम भी हो जाते हैं बेसिकली। प्लस जो आपका लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर है वो सेम रहना चाहिए, जो कंटेंट ऑफ टेस्टिंग है वो भी सेम होना चाहिए। क्या सारी बातें सेम होंगी? नो। तो मेरा दिया गया आपको आंसर सही नहीं होगा। तो सर ये टेक्निक काम आती कहाँ है? मैंने आपको अभी भी बताया, आपको सो कॉल्ड डिमांड की फोरकास्टिंग करनी है। तो यहाँ पे लॉजिक ये है कि जो भी आपके पास डेटा है, जिस सिनेरियो में वो डेटा आपने कलेक्ट किया, वैसे कंडीशंस आगे भी एग्जिस्ट करें। इफ कंडीशंस चेंज चिल्ड्रन, इंटरपोलेशन से आया हुआ आंसर गलत साबित हो जाएगा। समझ में आई बात? आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने हाथ देख के बता दिया 2 महीने बाद आप किसी का मर्डर करेंगे, इन एंटिसिपेशन पुलिस ने आपको जेल में डाल दिया। अब 2 महीने बाद जब आप बाहर निकलेंगे ही नहीं तो मर्डर क्या करेंगे? चींटी नहीं मार पाएंगे आप, कॉकरोच नहीं मार पाएंगे। तो एंटिसिपेशन जो था वो था, बट सिचुएशन बदल गई तो ऑटोमेटिकली वो गलत हो गया, आउटपुट रिजल्ट गलत हो गया। बात समझ में आ गई? तो इंटरपोलेशन जैसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती है जिससे हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी डिमांड क्या होगी। मारुति ने जनवरी 2020 में एस्टिमेट कर लिया था कि अप्रैल मई जून में कार्स की डिमांड क्या होगी। क्या उनको पता था कि 27-28 मार्च से लॉकडाउन लग जाएगा? नो। तो जितना उनका एंटिसिपेशन था वो सारा का सारा बेकार हो गया। तो स्टैटिस्टिक्स में एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे आप गिवन डेटा को यूज करके आगे का डेटा एस्टिमेट कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारे जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी जो इकोनॉमिस्ट रिसर्च टीम होती है वो डिमांड को एंटिसिपेट करती है। तो जब लगेगा भाई हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है तो वील बी सेलिंग द प्रोडक्ट एट वेरी हाई प्राइस। और अगर पता लग गया ठेंगा डिमांड होगी बहुत ज्यादा तो व्हाट वी नीड टू डू, हमें प्रोडक्ट सस्ते में बेचना पड़ेगा। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? पक्का? हमें लग रहा है इस बार का जो रेनी सीजन होगा बहुत बढ़िया होगा, बारिश बड़ी भयंकर होगी वगैरह वगैरह, तो लोग छाता, रेनकोट, बरसाती एंड ऑल दैट पहले से खरीद लेंगे। तो हमने क्लाइमेटिक कंडीशंस को, वेदर डिपार्टमेंट के डेटा को रीड किया और डिमांड फोरकास्ट की, स्टॉक मेंटेन किया ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए और प्राइसेस बढ़ा दी। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड वेल? चलिए नेक्स्ट, नॉन इकोनॉमिक कंडीशंस। ये क्या होती हैं? नॉन इकोनॉमिक कंडीशंस का मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, आई रिपीट चिल्ड्रन, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो सो कॉल्ड किसी राइट को प्रोटेक्ट करे। सर मतलब मेरे पास सो कॉल्ड लेटस से AMD प्रोसेसर का नाम आपने सुना होगा, कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है जिसे पेंटियम होता है। तो AMD कंपनी का प्रोसेसर इंडिया में बेचने का राइट सिर्फ मेरे पास है। तो आई बी द वन हु विल रेगुलेट द प्राइस, आई बी द वन हु विल रेगुलेट द प्राइस। तो ये इकोनॉमिक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? इकोनॉमिक। पूरा का पूरा प्रॉफिट मैं ही कमाऊंगा। मैंने किसी कॉपीराइट लॉ के तहत अपने पास इसका राइट ट्रांसफर कर लिया कि और कोई इसको बेच नहीं पाएगा। तो बच्चों क्या आप प्राइस बढ़ा के बेच पाएंगे इसको? बिल्कुल नहीं बेच पाएंगे। गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस किया और बोला प्राइसेस को फिक्स करिए, आप बहुत महंगी प्राइस पे सामान बेच रहे हैं, दिस इज नॉट अलाउड, ये अनजस्ट है, लोगों का नुकसान हो रहा है। क्योंकि कस्टमर्स की लॉबी ने गवर्नमेंट को कंप्लेन कर दी और गवर्नमेंट ने कोटा फिक्स कर दिया, गवर्नमेंट ने लाइसेंस देने स्टार्ट कर दिए। तो चावल का दुकानदार बेचारा डिमांड बढ़ने की वजह से रैम्पेंट प्रॉफिट कमा के चावल बेच रहा था, बट गवर्नमेंट को लगा कि चावल अगर इतना महंगा बिकेगा तो लोग हमको कंप्लेन करेंगे और अगर हमने कुछ नहीं किया तो अगली बार हमको इलेक्शन में वोट नहीं मिलेगा। क्या प्राइस मैकेनिज्म काम करेगा? नो। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन अगर हो गया तो दिस बिकम्स व्हाट चिल्ड्रन? सोशलिस्टिक बन जाएगा। तो प्राइस मैकेनिज्म के वर्केबल होने के लिए गवर्नमेंट को अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करनी पड़ेगी। समझ में आ गई सारी बातें? पक्का? प्लीज नोट इट डाउन क्विकली। चलो, इवैल्यूएशन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, पुट द हेडिंग चिल्ड्रन। और इवैल्यूएशन में आप पढ़ेंगे अप टू व्हाट एक्सटेंट ये इफेक्टिव होता है। इंडिया में भी होता है, ऐसी बात नहीं है, बट इंडिया में प्राइस मैकेनिज्म का परफेक्ट एग्जांपल अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको याद होगा पहले एयरटेल वगैरह के प्लान्स बहुत महंगे थे बच्चों। जियो आया 3-4-6 महीने तो सर्विस फ्री में दे दी, फिर 49 रुपीज में 3-3 महीने की मेंबरशिप, अब जाके वो 399 की हुई। तो जियो ने क्या किया? पूरा भरपूर प्राइस मैकेनिज्म का फायदा उठाया। गवर्नमेंट ने एयरटेल के कोर्ट केसेस को ठुकरा दिया, सेइंग भाई इलेक्शन के लिए बढ़िया पैसा सा मिल चुका है, अब क्या उन्हीं फेवर बोलना पड़ेगा।
तो जज साहब बोल दिए, एयरटेल ने कंप्लेन की थी, सुप्रीम कोर्ट तक वो लोग गए कि जियो इज नॉट परमिटेड कि ट्रायल पीरियड में पूरी सर्विसेज दें। जियो ने बेईमानी की है, कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ा है। ट्रायल पीरियड में कोई भी कंपनी फुल सर्विस नहीं दे सकती, और जियो सिर्फ मोनोपोली क्रिएट कर रहा था फुल सर्विस देकर कि हमारे कस्टमर हमारे पास आ जाए। अल्टीमेटली जितना ऊपर वाले ने जिसकी किस्मत लिखा उसको उतना ही मिलता है। तो अगर जियो के लगभग 45-50 करोड़ कस्टमर इंडिया में हैं, तो 36, 37, 38 करोड़ कस्टमर एयरटेल के पास भी हैं। गॉट इट क्लियर? सबसे ज्यादा चूना किसको लगा? टाटा डोकोमो को, टेलीनॉर, यूनिनॉर वगैरह जो था, वोडाफोन आइडिया को, इनको चूना लग गया। और इनको चूना इनकी प्राइसिंग पॉलिसी या सर्विस की वजह से नहीं लगा, इनके ऊपर डेट इतना ज्यादा था, बेचारों का ज्यादा प्रॉफिट तो इंटरेस्ट पे करने के चक्कर में चला जाता है, इसलिए गवर्नमेंट ने उनको अभी 5G का लाइसेंस भी नहीं दिया। अभी लास्ट ईयर अक्टूबर में ही 20,000 करोड़ का लोन था उनके ऊपर, तो लगभग 7,000 करोड़ उन्होंने वापस किया है। 13,000 करोड़, लगभग 12,000 करोड़ की उधारी आज भी उनके ऊपर बाकी है। तो इसीलिए एयरटेल ने सोचा कि भाई हम तो बहुत बड़े प्लेयर हैं, चलो रिलायंस के खिलाफ केस वेस करते हैं। केस किया कि भाई ये मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, ये कंपटीशन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ये इलेजिटिमेट प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं, कस्टमर को बहला फुसला रहे हैं, अपनी डिवाइस बेच रहे हैं वगैरह वगैरह। कोर्ट ने ये बोला कि भाई देयर टेक्नोलॉजी इज वोल्टे एंड योर टेक्नोलॉजी इज GSM। एक कॉफी बेच रहा है और एक चाय बेच रहा है, कैसे कंपटीशन मान ले इसको भाई? अब एयरटेल फंस गया, क्या किया जाए, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। बट कॉफी वाला जब कॉफी 1 रुपए की बेचेगा और चाय वाला चाय 5 रुपए की बेचेगा, तो चाय वाला कस्टमर भी क्या करेगा? वो भी कॉफी पीने लग जाएगा। भाई है तो कहीं ना कहीं कंपटीशन, बट अगेन इन द आइज ऑफ लॉ इसको प्रूव करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। समझ में आ गया? तो इन मल्टीपल ग्राउंड्स पे कि भाई उनकी टेक्नोलॉजी दूसरी, आपकी टेक्नोलॉजी दूसरी, उनका क्लाइंट बेस दूसरा, आपका दूसरा है। बोला हमारे जियो वालों ने, एक भी कस्टमर हमको ऐसा बता दीजिए, हमको जिसको बोला हो लाओ तुम्हारा एयरटेल का नंबर पोर्ट कर दें, सुप्रीम कोर्ट ने बोला 12 महीने तक तो पोर्टिंग की परमिशन ही नहीं है आपके पास। तो या तो हम भाई आपके कस्टमर पकड़ के, पोर्टिंग का मतलब समझते हैं ना, एयरटेल का नंबर रहेगा बट सर्विस आपको जियो देगा, ओके। तो या तो हम आपके कस्टमर को पोर्ट कर रहे हो 12 महीने तक, उसका भी हमारे पास परमिशन नहीं है, उसके बाद फिर पोर्टिंग की परमिशन मिल गई जियो को। तो एयरटेल ने सोचा कि भाई कुछ नहीं हो सकता। आप विश्वास नहीं मानेंगे बच्चों, 15-15, 1600 रुपए के प्लान थे, विच केम डाउन टू 399। ऐसा नहीं कि एयरटेल चोर था, कॉस्टिंग वॉज वेरी हाई, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल हु यूज्ड टू हैव 4G सर्विसेज दे वर वेरी लेस इन नंबर। टावर तो भाई लगाना ही लगाना है, उस टावर से हम 5,000 लोगों को कनेक्टिविटी दे सकते हैं, बट लोग 1,000 जुड़े हुए हैं, तो कॉस्ट तो हमको 1,000 से कवर करनी है ना। जियो ने क्या सोचा, इंडियन स्टाइल मॉडल, पहले फ्री में दो, आदत लगेगी धीरे धीरे बर्बाद होने की, इंटरनेट यूज करने की, प्लस अपना मोबाइल दे दो ताकि सिम तोड़ के फेंक ना पाए, हमारे ही मोबाइल में चलेगा। लाइफ कंपनी का मोबाइल आता था घटिया सा एकदम। उसके बाद धीरे धीरे सैमसंग वगैरह को बहलाया फुसलाया, एप्पल वालों को बहलाया फुसलाया, मोटरोला को कि भाई अपने सिम स्लॉट में वोल्टे का प्रोग्राम ऐड कर दो, क्योंकि हमारे इतने ढेर सारे देखिए कस्टमर हैं, तो जब हम वोल्टे टेक्नोलॉजी बेचेंगे तो कस्टमर आपका मोबाइल भी खरीद लेगा। उनको भी बातें समझ में आई। और इधर लीगल सपोर्ट जब एयरटेल लेने गया तो मना कर दिया कोर्ट ने। तो एयरटेल समझ गया कि भाई अब प्राइस ही कम करनी पड़ेगी, और कुछ चारा नहीं है, नहीं तो एक दिन चारा खाना पड़ेगा हमको। इंडिया तो सोशलिस्ट सर, एज वी से ना ना ना, इट वाज नेवर सोशलिस्ट आफ्टर 1956। 1956 तक हम मान सकते हैं, या 56 के थोड़ा सा बाद, चलो 60s के बाद सोशलिज्म खत्म हो गया यहाँ पे, धीरे धीरे पार्टिसिपेशन आने लग गया था। 48 से 56 तक हम प्योर सोशलिस्ट थे, जो हमारी घटिया वो पॉलिसी थी जिसमें पार्टिसिपेशन प्राइवेट सेक्टर का 0 टू द पावर इन्फिनिटी था। और 91 के बाद तो सोशलिस्ट खत्म ही हो गया पूरा का पूरा, सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में बिजनेस करने लग गई लगभग। सर अभी वीआई का इक्विटी कन्वर्ट कर दिया है सर, ये ऐसा गवर्नमेंट सर क्यों एंटर करने की? गवर्नमेंट इसलिए एंटर कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट अगर ये काम नहीं करेगी तो जो लोन उनके ऊपर है वो बैंकों को वापस नहीं मिल पाएगा। जो वीआई के ऊपर लोन था वो इक्विटी में कन्वर्ट। हाँ 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 हाँ, वीआई के ऊपर जो लोन था इक्विटी में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? लोन का मतलब क्या होता है, हमने बोरो किया तो इंटरेस्ट देने की जिम्मेदारी है, क्लास 12 में अकाउंटेंसी में पढ़ाया जाएगा आपको, ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है लोन पे करने की। बट जब हम किसी से शेयर के नाम पे पैसा लेते हैं तो उसका रीपेमेंट का कोई हमारी गारंटी नहीं होती है। रिपीट, कोई गारंटी नहीं होती। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने एक मोबाइल फोन खरीदा सैमसंग का, सैमसंग कह रहा है कि अगर ये मोबाइल फोन पे 5,000 रुपए की एक्सटेंडेड वारंटी आप ले लें तो आने वाले 10 साल में मोबाइल को कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम जिम्मेदार हैं।
बट अगर आपने एक्सटेंडेड इंश्योरेंस प्लान, वारंटी प्लान नहीं लिया तो 1 साल के बाद हमारी कोई लेना देना जिम्मेदारी नहीं है। अब उन्होंने बहुत बड़ा गेम खेला, उन्होंने सोचा कि अगर 1000 लोग एक्सटेंडेड वारंटी लेते हैं, कुल मिला के 100 लोग का मोबाइल मैक्सिमम चांस है कि खराब होगा, 900 का खराब होगा ही नहीं। मैथ्स का प्रोबेबिलिटी सैंपल, मैथ्स का प्रोबेबिलिटी। बट अगर उनके इंजीनियर्स बोल दें सैमसंग के सीईओ को, भाई साहब ये गलती करिएगा मत, क्योंकि 90% डिवाइस हमारी खराब हो जाएंगी 5 साल के बाद, तो सैमसंग के एक्सटेंडेड वारंटी बेचेगा? नहीं बेचेगा। वो तभी बेचेंगे जब उनको स्ट्रांग बिलीफ है कि ये मोबाइल ज्यादातर खराब होंगे ही नहीं। जो खराब होंगे उनको हम बना के बेच देंगे फिर से, या रिपेयर कर देंगे फ्री में। तो वोडाफोन को बैंकों ने लोन दिए, लोन का रीपेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वोडाफोन और आइडिया का प्रॉफिट तो उतना है नहीं, तो बैंक को बेचारे इंटरेस्ट दे कहां से? तो बैंक वालों से थोड़ी सेटिंग बिठाई मोदी जी ने, निर्मला सीतारमन जी ने, कि भाई ऐसा है, इनके लोन के पैसे को आप तो भूल ही जाएं कि ये वापस कर पाएंगे। तो मान लीजिए वोडाफोन को एसबीआई ने लोन दिया, आईसीआईसीआई ने लोन दिया, एचडीएफसी ने लोन दिया। अब लोन की रीपेमेंट मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये सब जब लोन दे रहे थे तो क्या थे? लेंडर। लोन तो वापस मिलना नहीं, ये क्या बन गए? ओनर। आपके पापा ने पड़ोसी को लोन दिया था 10 करोड़ का, वो पड़ोसी लोन पे नहीं कर पा रहा, तो उसने पापा से कहा ठीक है घर के पेपर्स अपने नाम पे कर लीजिए। तो पापा ने एक घर उनका लोन के रीपेमेंट के नाम पे ले लिया। तो पापा वाज अ लेंडर, बट पैसा दे नहीं पाए जिनको दिया था, तो पापा बिकेम द ओनर, सिंपल एज दैट। तो अब बैंक वाले एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई सो कॉल्ड लोन देकर फंस गए बेचारे, अब ये ओनर बन जाएंगे। लॉजिक समझ में आ गया? क्योंकि अगर कल को ये डिक्लेयर हो जाए कि वोडाफोन आइडिया लोन का पैसा वापस करने में सो कॉल्ड समर्थ नहीं है, नहीं दे पाएंगे, उनके पास पैसा नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, इन सारे बैंकों का बिजनेस चौपट हो जाएगा। जिन शेयर होल्डर्स ने, बेचारों ने शेयर खरीदे हैं, दाम भड़ाम 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 गिर जाएंगे। आपके मोहल्ले में हवा फैल जाए, रात में 2:30 से 4 कोई चुड़ैल घूमती है और 2-4 लोग का मर्डर कर चुकी है, और कुछ लोगों ने बिलीव भी कर लिया और देख भी लिया, मान लीजिए ऐसा सही हो जाए, तो ढेर सारे लोग प्रॉपर्टी छोड़ के भाग जाएंगे। तो प्रॉपर्टी प्राइसेस क्या होंगे? गिर जाएंगे। जब प्रॉपर्टी सस्ती बिकेगी तो गवर्नमेंट को जो रजिस्ट्रेशन फीस मिलती है वो भी कम मिलेगी। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 40 लाख में बिक गई है, ऐसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 7 लाख रुपए मिलता था रजिस्ट्रेशन, 40 लाख की प्रॉपर्टी मुश्किल 2-2.5 लाख रुपए मिलेगा। तो गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बिलीफ लोगों को देना पड़ेगा। देखिए हमारे पुलिसमैन खड़े हैं, हमारे आर्मी वाले खड़े हैं, कोई चुड़ैल पुड़ैल यहाँ पे नहीं है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट सपोर्ट, वोट इलेक्शन होने वाला है अगले साल, तो इन सब बैंक्स की हालत टाइट हो जाएगी, बैंड बजेगी इन सब बैंकों की। जो इंटरनेशनल हमारा फेथ है लोगों का हमारे देश के ऊपर, वो सारा भड़बड़ा जाएगा। इसलिए सोची समझी ये सब कहावतें होती हैं, समझे कि नहीं? एक बार मैं बैंक गया था, बैंक वालों का लोन ले लीजिए, मैंने कहा दे दीजिए। कह रहे कौन सा लोन चाहिए? मैंने कहा भाई जो विजय माल्या को देते हो, जिसको इनकम बोला जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो इवैल्यूएशन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। सबसे पहला इवैल्यूएशन क्या होता है भाई? क्यों प्राइस मैकेनिज्म यूज करते हैं बच्चों? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अगर प्राइस मैकेनिज्म ना होता तो क्या सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम आता? गलत जवाब, बिल्कुल आता। सोशलिस्टिक में आ जाता, कैपिटलिस्ट में ना आता। कहावत सुनी है, ना बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दैट इज बेसिकली प्राइस मैकेनिज्म चल रहा है। ओके, समझ में आ गया? यूएस में हर साल नवंबर में ब्लैक फ्राइडे सेल लगती है। क्यों? ईयर इज अबाउट टू एंड। दिसंबर जनवरी, दिसंबर में तो उनका छुट्टी रहता है लगभग, क्रिसमस। जनवरी फरवरी मार्च ईयर इज एंडिंग, तो वो सोचते हैं कि हमारी कंपनीज का जितना स्टॉक है जो नहीं बिक पाया अप्रैल टू अक्टूबर में, थैंक्स गिविंग में बम्पर डिस्काउंट लगा के सबको बेच दो। क्या हो रहा है? सोल्यूशन टू द बेसिक प्रॉब्लम ही तो हो रहा है। समझ में आई बात? चलिए, तो हम रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करेंगे जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा हो? कौन सा मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करेंगे जिसकी कॉस्ट सबसे कम हो, ताकि हमारी कंट्री की इनकम बढ़े एंड इट विल लीड टू व्हाट चिल्ड्रन? इकोनॉमिक ग्रोथ। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फोर्स। सर ये कैसे होता है? मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रैक्टिकली अनप्लान्ड और डिसेंट्रलाइज होती है। अनप्लान्ड का मतलब सिर्फ और सिर्फ जहां पैसा ज्यादा मिलेगा वहां रिसोर्स लगा देंगे, कोई गवर्नमेंट जैसी चीज नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। गरीब आदमी मर रहा है तो कल मर रहा है तो आज सुबह ही मर जाए, ना मर रहा है तो कैपिटल से जहर लेकर खा के मर जाए। दिस इज द सिस्टम। डिसेंट्रलाइज मतलब
सेंट्रलाइज तब होगा जब एट द टॉप डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट के पास होगी, और यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा कोई काम करती नहीं। तो इट इज सो कॉल्ड स्प्रेड अप अमंग द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। तो उनको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे, जो चीज उनको एफिशिएंटली समझ में आएगी वो उसको फॉलो कर लेंगे। समझ में आ गया? तो रिसोर्सेज को वहीं पे एलोकेट किया जाएगा जहां पे प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे, जहां प्रॉफिट नहीं होंगे वहां पे हम रिसोर्सेज को यूज नहीं करेंगे। सो मार्क दिस पॉइंट क्विकली चिल्ड्रन। चाइना कम्युनिस्ट है, थोड़ा सा सोशलिस्ट बोलेंगे चाइना को इसलिए क्योंकि जो हमारे शी जिनपिंग साहब हैं उनका हर फैक्ट्री में थोड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऐसा इंडिया में भी था जब 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए, 1948 में जब हमारी पहली इंडस्ट्री पॉलिसी आई तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई बिजनेसेस को कैसे सपोर्ट करेंगे। उस समय अडानी अंबानी तो नहीं थे, बट गोदरेज, आदित्य बिरला, ये सब ग्रुप थे बेसिकली। तो इनको पैसा देना स्टार्ट किया गया कि भाई आपका जितना भी बिजनेस में कंट्रीब्यूशन होगा 1/4 व्हील फंड, हमें आप इंटरेस्ट मत दीजिए, बस आप बिजनेस करिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए कंट्री में, हम उन लोगों से टैक्स ले लेंगे, लेट द कंट्री ग्रो। नेता लोग ने क्या काम करना स्टार्ट किया, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों यारों को सरकार से पैसे दिलवाने स्टार्ट किया और पैसा बिजनेस में लगाने में खा गए। तो गवर्नमेंट ने अपना पार्टिसिपेशन खत्म कर दिया। चाइना में कोई ऐसा करेगा तो ही और शी विल बी शॉट डेड, इसलिए वहां पे थोड़ा सा हरकतें ठीक है। तो बाकी चाइना की जितनी भी कंपनीज हैं, हर कंपनी में 5% से लेके 25% तक गवर्नमेंट का फ्री का पैसा लगा हुआ है। गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती उन कंपनी से, उनको टैक्स हॉलिडे देती है, बट प्रॉफिट में शेयर करती है, डिविडेंड लेती है कंपनी से। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। और प्लस जब हम 20-25% के स्टेक होल्डर होंगे, कंट्रीब्यूटर होंगे, तो हमको आपकी सारी हरकतों के बारे में पता होगा। जैक मा साहब का नाम सुना होगा, चाइना के मुकेश अंबानी है। उन्होंने ज्यादा कुछ पटर पटर बोल दिया तो उनको अंडरग्राउंड करवा दिया गया। हाँ, alibaba.com जिनकी वेबसाइट है। अंडरस्टूड? चलो चलिए, तो पीपल अंडरस्टूड दिस। कंज्यूमर्स गेट व्हाट दे वांट एंड ऑल। प्रमोट सोशल वेलफेयर, टोटल बकवास, टोटल बकवास। ये सोशल वेलफेयर कब होगा चिल्ड्रन? तब होगा जब सोशलिस्टिक होगा। तो प्राइस मैकेनिज्म जहां चलेगा, कैपिटलिस्ट होगा, सोशल वेलफेयर कैसे हो सकता है? ये लाइन मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आती। सोशल वेलफेयर बेसिकली ऐसे होगा कि हम जो चीज चाहेंगे वो हमें मिल जाएगी, जो कंज्यूमर्स चाहेगा इट विल बी मेड अवेलेबल टू देम। पर्सनल इंटरेस्ट बिजनेसमैन का जो होगा वो बिजनेसमैन पूरी तरह से परस्यू कर पाएगा। तो बिजनेसमैन का सोशल इंटरेस्ट प्रमोट होता है, बट कंज्यूमर्स का कोई भी सोशल इंटरेस्ट प्रमोट नहीं होता। एडम स्मिथ साहब ने बोला है, द इनविजिबल हैंड ऑफ प्राइस मैकेनिज्म ensures that while promoting self interest, individual promotes social welfare as well। मैं एडम स्मिथ साहब की सोच आपको बताता हूं। अगर मेरे को पता है कि इस तरह का स्मार्ट रिमोट इंडिया में अगर बनाया जाए, तो ये चाइना से अभी इंपोर्ट होता है, इसकी कॉस्ट 1500 रुपए होती है, इंडिया में 400 रुपए में बन जाएगा। तो मेरा इंटरेस्ट इसको बनाकर पब्लिक का भला करना नहीं है कि हर इंसान टीवी इंडिया में खरीदे या रिमोट इंडिया में खरीदे, क्योंकि सस्ता बनाएंगे तो सस्ता बेच भी पाएंगे। चाइना से आएगा 1500 रुपए का बन के तो 2000 रुपए का बिकेगा। अगर हम 300 रुपए 400 रुपए का इंडिया में बनाते हैं तो एटलीस्ट 600-700 में सेल हो जाएगा। तो अपना प्रॉफिट कमाने के चक्कर में मास प्रोडक्शन करेंगे जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। हमको पब्लिक की चिंता सेकेंडरी है, अपनी चिंता प्राइमरी है। व्हाट इट क्लियर? आप ऐसे समझ लीजिए ना भाई, अगर आपको लगता है कि मैंने आपको बहुत बढ़िया पढ़ाया, आई रिपीट, मैंने आपको बहुत बढ़िया पढ़ाया, तो भाई ये आपका टोटल मिथ है, ये आपका टोटल मिथ है। क्योंकि आपने देखा होगा मेरी काफी क्लासेस में जो कंटेंट लिखा होता है मैं उसकी रीडिंग बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। सारी चीजों को मैं केस स्टडी से लिंक करता हूं। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जब मैं एक केस स्टडी से 4 पॉइंट को लिंक करूंगा तो 5वां पॉइंट अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, मेरे को ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट क्लियर? गॉट इट? अभी जैसे वीआई वाले केस के बारे में डिस्कशन चालू हो गया, गॉट इट? अब मैं बोलता शट अप, इट इज नॉट रिलेटेड टू द सिलेबस, बस जो लिखा है बस यही समझ लो। बच्चा क्या बोलेगा? सर किताब वाला तो सर हम भी पढ़ लेंगे ना सर, सर हमें याद कैसे होंगी चीजें, सर इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? तो जो फालतू की बकवास जो मैं कर रहा हूँ ये इंटरेस्ट डेवलप करेगी आपका। गॉट इट क्लियर? तो जैसे यहाँ पे कौन सा पॉइंट लिखा था जिसपे वोडाफोन की स्टडी आ गई थी चिल्ड्रन, नो इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट। व्हाट इट क्लियर? हम तो बोलते हैं ना इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी है तो कैपिटलिस्ट भी और सोशलिस्ट भी है। व्हाई द हेल गवर्नमेंट इज इंटरफेयरिंग? गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है अपनी कुर्सी बचाने के लिए है। तो एक तरह का गवर्नमेंट का हिसाब किताब भी आप कैपिटलिस्ट ही समझ के चलें, क्योंकि अगर डिक्लेयर कर दिया वोडाफोन आइडिया बेकार हो गई तो बैंकों का लोन तो वापस मिलेगा नहीं। जिन लोगों ने बैंक में पैसे रखे हैं कल सुबह कूद जाएंगे
धोती लुंगी लेके बैंक के पास, भैया मेरा पैसा वापस लाओ, और बैंक के पास तो पैसा है ही नहीं, पैसा तो इन्वेस्टेड है वहां पे। तो गवर्नमेंट कहेगी धीरे धीरे हौले हौले, जैसे मान लीजिए आपको कुछ चोट वोट लग गई, दर्द हो रही है, मम्मी को पता है अगले 6 घंटे तक दर्द होगी, मम्मी कहे बस बेटा आधा घंटा और, अच्छा ये चॉकलेट ले लो, आपको बहलाया फुसलाया जा रहा है, आपका ध्यान भटकाया जा रहा है, मम्मी को पता है दर्द होगी जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो दैट्स व्हाई थिंग्स आर नेसेसरी टू बी टॉट लाइक दिस ओनली। तो सोशल वेलफेयर समझ में आ गया ना, मैंने बोला ना भाई झूठ है, किसका सोशल वेलफेयर प्रमोट होगा, पहले अपना इकोनॉमिक वेलफेयर होगा, फिर सोशल वेलफेयर। तो व्हेन आई लिंक थिंग्स विद प्रैक्टिकल केस स्टडीज यू विल अंडरस्टैंड कि भाई ये पॉइंट तो सर वहां पे भी लग गया, ये तो यहाँ पे भी काम आ गया। मैंने आपको बोल दिया 2+2+2 कितना होता है 6, और 2 into 3 भी कितना होता है, तो यू कैन से मल्टीप्लीकेशन इज सक्सेसिव एडिशन। 2+2+2+2 कितना होता है 8, 2 into 4 भी कितना होता है 8। तो कहने का मतलब मल्टीप्लीकेशन और एडिशन चाचा भतीजा एकदम, बट डिविजन और सब्ट्रैक्शन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पीपल अंडरस्टूड दिस। तो अगर आपको नजर आ रहा है कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट होती है ये काफी प्रमोट करती है बिजनेस कम्युनिटी को, तो क्या बिजनेस कम्युनिटी वालों को इन्होंने गोद लेने का प्लान बनाया है? नो। क्या बिजनेस कम्युनिटी इनकी रिश्तेदार लगती है? बिल्कुल नहीं। तो ये बीजेपी की गवर्नमेंट जब इंडिया में आती है ना, बिजनेसमैन बड़ा खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट सोचती है कि बिजनेस जितना बढ़ेगा उतना टैक्स ज्यादा कलेक्ट होगा। कांग्रेस की गवर्नमेंट थोड़ी सी दिमाग से पैदल होती थी, हम राज करेंगे, हम करेंगे कुछ नहीं, बट हमको पैसे तुमसे चाहिए, चाहे तुम हमको ब्लैक मनी दो, चाहे व्हाइट मनी दो, कोई भी मनी दो, घूस दो, ब्राइब दो, कुछ दो, हमको पैसा चाहिए। तो वो राजा ऐसा राजा था जो पब्लिक की चिंता नहीं करता था। ये ऐसे राजा हैं जो पब्लिक की चिंता करते हैं, पब्लिक बढ़ेगी तो हम भी बढ़ेंगे। व्हाट इट क्लियर? कांग्रेस की गवर्नमेंट हमेशा 2 व्हीलर पे चलती थी, हम आगे निकल जाएं गली से शॉर्टकट लगा के। नो नो नो, ये गवर्नमेंट क्या सोचती है, बस में सब लोगों को साथ लेकर चलो ढाबा बोलने के लिए। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो दे बिलीव इन टीम वर्क, दे बिलीव इन टीम वर्क। कांग्रेस वाले टीम वर्क में बिलीव करते थे, थोड़ा कम करते थे। तो जो किंग होता है ना, उसको सोसाइटी से पब्लिक से कोई मतलब नहीं होता, उसको सिर्फ सो कॉल्ड अपना राजशाही अंदाज में रहने का वो होता है, क्या कहते हैं, ऑरा होता है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? लॉजिक समझ में आ गया? पक्का? आपने पापा से बोला हमको कार ले दीजिए, हम स्कूल कार से जाएंगे, क्यों? बरसात में भीग जाते हैं ना। पापा ने कहा ठीक है मर्सिडीज बेंज ले देता हूं। आपने कहा अरे क्या हो गया पापा को, सीटी स्कैन कराएंगे दिमाग का इनका। मर्सिडीज बेंज का जो मॉडल पापा ने पसंद करके दिया, इंडिया में उसकी 2.5 साल की वेटिंग है। पापा ने 1 लाख रुपए फीस जमा करा दी बुकिंग की शोरूम में। 2.5 साल में तो आप 12th पास कर ही जाएंगे, उसके बाद कैंसिल करा देंगे बुकिंग जब आपको अकल आ जाएगी। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, उसकी मम्मी को पता भी नहीं लगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसको बोलते हैं स्मार्ट पेरेंटिंग। क्या बोलते हैं? स्मार्ट पेरेंटिंग। पापा के मैं लेके दूंगा गाड़ी वाड़ी, तुमको जाना स्कूल जाओ नहीं मत जाओ, खड़ूस पेरेंटिंग। खोपड़े में बात गई। तो आजकल स्मार्ट पेरेंटिंग चाहिए, खड़ूस पेरेंटिंग नहीं चाहिए। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? पक्का? चलिए, तो अंडरस्टूड दिस। प्रमोट सोशल वेलफेयर क्लियर हो गया? तो क्यों सोशल वेलफेयर प्रमोट करते हैं? पहले अपना प्रमोशन होगा। लॉजिक अंडरस्टूड। मैकडोनल्ड वालों ने अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस रैंपेंट बढ़ाए पिछले 10 साल में, बट जो मैक आलू टिक्की बर्गर है वो 20 रुपए से 49 तक ही आ पाया है, क्योंकि उनको पता है कि ये उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। इसका प्राइस अगर बढ़ा दिया तो कस्टमर भाग जाएगा। अभी कम से कम मैक आलू टिक्की का प्राइस देख के आता है, हम उसको फ्रेंच फ्राइज में और कोल्ड ड्रिंक में चिपका देते हैं पैसा। नहीं समझे? समझ में आ गया? तो क्या मैकडोनल्ड सोशल वेलफेयर प्रमोट कर रहा है? नो नो नो, सेल्फ इंटरेस्ट है बेसिकली। तो सेल्फ इंटरेस्ट अलग है और सोशल वेलफेयर अलग है। कुशल जी, पाकी जी, तुषार जी, पीपल ऑन द हॉट सीट, एनी डाउट्स? No, No, sir. प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा, बट चाहत हम क्रिएट करेंगे आपकी। नहीं समझ में आया? बच्चों, खादी क्लॉथ का नाम सुने? बड़ा सस्ता आता है, इसकी ब्रांडिंग कर दी गई और इसको आज की जनरेशन क्या बोलती है? लिनन। प्रैक्टिकली खादी होता है और खादी के नाम पे बिकेगा 80 रुपए मीटर, लिनन के नाम पे बिकेगा 1200 रुपए मीटर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, एकदम सच्चाई है। मैंने कुछ साल पहले, प्रैक्टिकली सेम होता है, खादी जो होता है ज्यादा रॉ होता है, लिनन थोड़ा सा उसको फिनिश कर दिया आपने। तो आई वेंट टू अ नोन पर्सन शॉप, उसने कहा सर ये कपड़ा ले, बहुत बढ़िया, बड़ा कंफर्टेबल है। मैंने क्या कटा फटा चढ़ा कपड़ा दे रहे हो? कह रहे सर लिनन है। मैंने कहा नहीं तो खादी का मिलता है, मतलब खादी लगा है देखने मेरे को। तो खादी थोड़ा सा मोटा होता है
थोड़ा सा अनपॉलिश्ड आप बोल सकते हैं, रेट इज वेरी वेरी लेस, ब्रांडिंग कर दी उसको लिनन के नाम पे। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया पक्का? लोग चक्की फ्रेश आटा खाते हैं ना, आईटीसी चक्की फ्रेश आटा, आशीर्वाद आटा, आशीर्वाद खा लो तो लोग आशीर्वाद देंगे कि लंबी उम्र चलो। और आज भी कुछ घरों में वीट खरीदी जाती है, उसको धोया होया जाता है, उसकी क्रशिंग कराई जाती है और उससे फ्लोर तैयार होता है। कितने लोग हैं जिनके घर में चक्की पे गेहूं पिसा हुआ आटा आता है? एक दो। कुशल जी आपके यहाँ, पापकी जी, तुषार जी आपके यहाँ, नमन जी आपके यहाँ। चक्की फ्रेश आटा, मैं आपको बच्चों की सच्चाई बताता हूँ, पूरा का पूरा बच्चों मैदा होता है, छोड़ दीजिए खाना आज से। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये आटे वाली कंपनी बड़ी चीट कंपनी है। ये जो अच्छा आटा होता है ये मैकविटीज के बिस्किट में चला जाता है, गॉट इट क्लियर? वो बिस्किट बहुत अच्छा होता है, बट ये कंपनियां जो आपको आशीर्वाद चक्की फ्रेश आटा, रोटी देखिए कितनी वाइट बनती है, तो दैट इज नॉट बेसिकली व्हीट फ्लोर एक्चुअली। और महीन पीस के क्या बनाते हैं? मैदा, जो आपकी लंग्स में चिपक जाएगा और आपको नुकसान करेगा। तो अगर आपके घर में आशीर्वाद चक्की फ्रेश आटा आता है, उसको छोड़ दीजिए खाना आज से। आज तक खा चुके हैं कोई बात नहीं, जिंदा है ठीक है, बट लॉन्ग रन में बहुत अच्छा नहीं है, गॉट इट क्लियर? तो आज ही मम्मी पापा को कन्विंस करिएगा। प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, ठेंगा फ्रीडम आपकी है, कोई फ्रीडम नहीं है, क्योंकि हम इस तरह का माहौल क्रिएट कर देंगे कि आप भूल जाएंगे। चक्की फ्रेश आटा को हम एकदम सो कॉल्ड बढ़िया आशीर्वाद की ब्रांडिंग कर देंगे, बेचेंगे, ऐड आएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया ऐड आएगा, अमिताभ बच्चन जी घर में घड़ी डिटर्जेंट इस्तेमाल होता है वगैरह वगैरह, और इस आटे को साबित करेंगे कि ये घटिया है। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? सर दादी तो इसी को प्रेफर कर रही हैं, बट सर मम्मी कह रही है नहीं चक्की फ्रेश ले आओ। नहीं, मम्मी इज अ वर्किंग वुमेन, मम्मी के पास टाइम नहीं है, इसलिए मम्मी ने इसको बोल दिया, आप जाके खरीद लीजिए, सेहत अच्छी रखनी है तो। खैर, तो इंडिविजुअल फ्रीडम प्रिजर्व्ड है, आप फ्री हैं टू चूज व्हाट यू वांट, अनलाइक सोशलिस्ट इकोनॉमी। आई रिपीट चिल्ड्रन, अनलाइक सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पे जो गवर्नमेंट ने बोल दिया आपको वही करना है, अपनी मनमर्जी नहीं चल सकती, या मनमर्जी चलेगी, लिखा है ना, कंज्यूमर्स आर फ्री टू डिसाइड। क्या डिसाइड करेंगे? हर कंपनी ने सेटिंग करी आपस में, हिंदुस्तान के कस्टमर को 25,000 रुपए से कम का 8 GB 128 GB रैम और स्टोरेज वाला मोबाइल हम बेचेंगे ही नहीं, चाहे इनकी कॉस्ट 6,000 रुपए आती है। सब कंपनी ने मिलकर सेटिंग बैठाई हुई है अपनी, तो मरता क्या ना करता, आपको मजबूरी में बेवकूफ बनना ही पड़ेगा। फ्रीडम है, आप रेडमी से बेवकूफ बन जाएं, रियलमी से, जिससे आपको बनना आप बन जाइए, बनेंगे जरूर आप। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगेन बुक्स में लिख देते हैं, बट शायद किताब बेचने के लिए, नो इंडिविजुअल फ्रीडम इज देयर चिल्ड्रन, नो इंडिविजुअल फ्रीडम इज देयर, इट इज ऑल करप्ट कंज्यूमरिज्म। आई रिपीट, शॉपिंग मॉल में गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड कर दिया पार्किंग का क्या होगा, गॉट इट क्लियर? बट गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड किया कि पार्किंग का भाई 25 रुपीज लेना है फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर। उसके बाद नेक्स्ट 5 आवर्स तक 20 रुपीज ही चार्ज होगा। यहां पे शॉपिंग मॉल वाले ने थोड़ा सा बेनिफिट ले लिया, ये रेट मंडे टू थर्सडे के हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे के रेट डबल हो जाएंगे। इज एनी गवर्नमेंट ऑफिसर गोइंग टू कम एंड चेक इट आउट कि शॉपिंग मॉल वाले क्या बेईमानी कर रहे हैं? नो, यू आर फ्री, आप चाहे तो बाहर गाड़ी पार्क कर दीजिए, हम कोई बुलाने गए थे क्या आपको? अरे अकल लगाइए, शॉपिंग मॉल में 5th फ्लोर और 6th फ्लोर में पीवीआर सिनेमाज और वेव सिनेमाज है, गॉट इट क्लियर? बाहर गाड़ी खड़ी करेंगे कम से कम आधे किलोमीटर दूर। अब जो 600 रुपए की, 800 रुपए की, 1,000 रुपए की पॉपकॉर्न की बाल्टी खरीद सकता है, 400 रुपए का टिकट खरीद सकता है, 25 लाख रुपए की गाड़ी है उसके पास, वो इतना पेन लेगा? नहीं लेगा। तो माहौल ऐसा क्रिएट कर दो, कहने को फ्रीडम हो, रियलिटी में कोई फ्रीडम। चलन, वी आर लिविंग इन फ्री इंडिया, करेक्ट? काहे का फ्री इंडिया सर? संडे को 8 बजे मम्मी उठा देती हैं, रात में कहती जल्दी सो जाओ, पढ़ने में नहीं देती, फ्रेंड से ज्यादा देर बात करो तो मोबाइल की बैटरी निकाल के ले जाती हैं। काहे की फ्रीडम? कहने को फ्रीडम है, रियलिटी में कोई फ्रीडम नहीं है। तो यही चीज बच्चों इंडिया में भी है। तो कंज्यूमर्स के पास फ्रीडम है कि आपको किससे बेवकूफ बनना है, आप वो मैदा किस चक्की का खाना चाहते हैं ये आप डिसाइड कर, मिलेगा तो मैदा ही आपको। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? चलिए, और ये मेरी सारी बातें आप एग्जाम में मत लिखाइएगा, ये ज्ञान है बच्चों जो सही दे रहा हूं, ये ज्ञान आपको एमबीए में काम आएगा, ये ज्ञान जब आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेंगे वहां काम आएगा। एग्जाम में ये जो घटिया टेक्स्ट लिखा हुआ है किताब का, यही लिखेंगे तभी आंसर मिलेगा, आपको नंबर मिलेगा। तो इफ यू राइट इट लाइक दिस,
The price system has the advantage of preserving freedom of various economic agents. कौन कौन होते हैं ये? Businessmen, individuals, but consumers are not free to decide. They are dominated by the will of the seller. टीचर आपको 00 दे देगा यहाँ पे, जान पहचान वाला होगा 000 देगा आपको। तो एग्जाम में तो यही बकवास आपको लिख के आनी है। ये सारा कंटेंट चेंज हो जाएगा रीच इन ग्रेजुएशन एंड पीजी क्लासेस चिल्ड्रन। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम सच्चाई बोल रहा हूँ। वो हर बार हिंदुस्तान को गरीब बनाते हैं लोग, अब हिंदुस्तान गरीब नहीं है, किताबें अपडेट ही नहीं हुई। इस मामले में सीबीएसई की पीठ पीछे तारीफ है, 3 साल से बच्चों पॉवर्टी जैसा चैप्टर सिलेबस से हटा दिया है, बिकॉज इंडिया इज नो मोर अ पुअर कंट्री। आई रिपीट, इंडिया इज नो मोर अ पुअर कंट्री। दिन में अगर किसी बच्चे को 10 बार बोल दिया जाए गधे गधे गधे, शाम तक वो ढेंचू ढेंचू करने लग जाएगा, समझ लेगा सब गधा बोल रहे हैं, मैं गधा ही मान लेता हूँ अपने आप को। तो आप अगर बार बार बोलेंगे इंडिया इज अ पुअर कंट्री, इंडिया इज अ पुअर कंट्री, तो हम अपने आप को हमेशा पुअर ही मानेंगे। Got it clear? बट पता नहीं आईएससी वालों क्या प्रॉब्लम, क्या उल्टा पुल्टा बकवास पढ़ाते, मेरे को समझ में नहीं आता है। सर ऑस्ट्रेलिया में भी सर जो चीजें हम लोग को और अमेरिका में भी दिखाई जाती हैं, दैट इज डेवलप्ड है बेटर देन इंडिया। सर वो एक लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। और क्या, आप अगर दिल्ली में शूटिंग करेंगे तो आप कनॉट प्लेस को शूट करेंगे ना, मुंबई में तो भाई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, धारावी को थोड़ा शूट करने जाएंगे आप, वही है। चलिए, लिमिटेशंस चिल्ड्रन, डिक्लाइन ऑफ कंपटीशन, ये क्या है सर? परफेक्ट कंपटीशन होता है, मैं मानता हूं, बट अगर आपने किसी चीज का पेटेंट ले लिया बच्चों, तो यू स्टार्टेड क्रिएटिंग व्हाट? मोनोपोली। तो डिक्लाइन ऑफ कंपटीशन हो गया, और ऐसा होता है आप अपने नाम पे चीजों को रजिस्टर करा लीजिए। गॉट इट सर? ये पॉइंट सही लिखा है? हाँ ये सही लिखा है, हर चीज को मैं एडवोकेट नहीं करूंगा, नॉट टू वरी, कुछ चीजें किताबों में सही भी लिखी होती हैं। नेक्स्ट वी हैव कंज्यूमर्स। देखिए आ गई ना जो बात मैं बता रहा था बच्चों, सॉवरेनिटी मतलब चॉइस इज अ मिथ। अभी थोड़ी देर पहले क्या बोले थे? फ्रीडम ऑफ चॉइस, और फिर क्या लिख रहे हैं? अजीब बात है, ईटिंग एग इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, ये डॉक्टर बोलता है। दादी माँ क्या बोलती? मंगलवार को नहीं खाना है। क्यों? मंगलवार को मुर्गी का व्रत था क्या? मुर्गी बीमार थी। शनिवार को लोहा नहीं खरीदना है। भाई किसकी माने और किसकी ना माने समझी में नहीं आ रहा है। तो थोड़ी देर पहले लिखा था कि भाई सो कॉल्ड कंज्यूमर को चॉइस मिलती है। सो यहां लिखा है ना, मैकेनिज्म गिव्स अ डोमिनेंट रोल टू द कंज्यूमर, डिजायर ऑफ कंज्यूमर डिटरमिन विच कमोडिटी शैल बी प्रोड्यूस। बोलते हैं कंज्यूमर इज अ किंग इन फ्री मार्केट, बट इन प्रैक्टिस रियल वर्ल्ड चिल्ड्रन, बिग बिजनेसेस आर एबल टू डू व्हाट चिल्ड्रन? हर 15 मिनट में मनूज अमेजोन वाले रेडमी 12 5G, अरे 4G बढ़िया चल रहा है। अच्छा शर्मा जी का बेटा खरीदा तो तुम क्यों नहीं खरीदोगे? लालची प्रवृत्ति इंसान की। आईफोन 14 आ गया है, 10 लोग ने 15 खरीद लिया, पापा हमको आईफोन 15 दिलवा दीजिए। पापा कह रहे हैं बेटा पढ़ ले, तेरे नंबर भी 15 ही आते हैं 100 में से, तो पहले नंबर कर ले ठीक, फिर मैं आईफोन भी दिलवा दूंगा तेरे को। अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं, हमें बड़ी गरीबी में पाला गया, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थी, अब भगवान ने दिया तो हम बच्चे को बर्बाद करने में कोई कसर थोड़ा छोड़ेंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? खोपड़े में बात गई। मैं एक बार बच्चों नीता अंबानी जी का ब्लॉग पढ़ रहा था, तो इन्होंने बताया कि इनके बच्चे जब स्कूल जाते थे तो सैटरडे को 5 और 10 रुपए मिलते थे, और अनंत अंबानी के दोस्त मजाक उड़ाते थे कि तू अंबानी का बेटा है कि भिखारी का बेटा है, 5 रुपए लेके आता और कहता मैं अंबानी का बेटा हूँ। भाई अंबानी का बेटा तो 100-200 तो लेके आ कम से कम। तो इज इट गुड कि अगर आप रिच है तो आपको शो ऑफ करना बहुत जरूरी है? इज इट गुड? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? सर तो अपने स्कूल में जाता था सर, उसको कहा ये 5 लाख? नहीं, अपने स्कूल में जाता था, बात ठीक है, बात ठीक है, बट ये उनके ब्लॉग में लिखा था और ये सत्य बातें हैं एकदम। अभी 1 महीने पहले की बात है, माय फैमिली प्लान्ड फॉर अ डिनर एट अ वेरी फाइन गुड रेस्टोरेंट इन इलाहाबाद नेम्ड एज एलचिको, बड़ा हाई फाई टाइप है। तो मैंने नॉर्मल पैजामा पहना, एक सस्ती सी टी शर्ट पहन ली, ये शर्ट थोड़ी सी महंगी वाली है, और वो प्लास्टिक की चप्पल नहीं आती सस्ती वाली 399 वाली जूडियो की, वही खरीदी, पहन के मैं चला गया। माय वाइफ सेड व्हाट इज दिस, ड्रेस अप प्रॉपर्ली। मैंने कहा ड्रेस अप प्रॉपर्ली में खाना ही तो खाने चलना है, कौन वहां शादी में फोटो खिंचानी है? और खाना दे देगा वो, मेरे पास पैसे हैं, मैं दूंगा उसको, पे करूँ, खाना दे देगा। तो वी वेंट देयर, 2-2.5 रुपए का बिल आया, खाना खा के 3 लोग 4 लोग वापस आ गए। मैंने कहा देखो बोला उसने, कुछ नहीं बोला ना। तो भाई क्लॉथ डजंट मैटर, क्या फर्क पड़ेगा, शरीर ढका होना चाहिए बस, काम खत्म। नहीं तो आपको गैया और बकरी से कंपेयर कर लिया जाएगा। खोपड़े में बात गई। तो ये जो बिग बिजनेसेस है क्या करते हैं बच्चों? ये मैनिपुलेट करते हैं। वो एक एलेक्सा आंटी आ गई है, एलेक्सा आंटी काफी घरों में होगी,
किसके किसके घर में अलेक्सा आंटी हैं? क्या जरूरत, उसकी मम्मी से बात कर लो, पापा से बात कर लो, पड़ोसी के जाके सिर खा लो थोड़ा सा, उसकी दादी माँ कम से कम भजिया पापड़ भी कुछ खिला देंगी। हाँ, पहले रेट लिखेंगे 4999, डिस्काउंटेड प्राइस 2150, एक्चुअल प्राइस 150। चाइना चले जो 150 रुपए मिलता ही है, हर महीने सेल आती है। तो क्या कर रहे हैं? देखा, बुक की बेवकूफी पता लग गई ना। क्योंकि मैं इन सब बातों के इसलिए बड़ा अगेंस्ट रहता हूँ, क्योंकि मैं ये सब टीचर्स अपने पूछता था, सर उधर कह रहे हो मेरिट है, इधर कह रहे हो डी में, मानना क्या है बता दो पहले। किताब वाला खुद ही कंफ्यूज हो, बच्चा क्या लिख के आएगा? तो टीचर बोलता था मेरे को कि तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने सर मैथ्स +1 -1 इज, डिलीट करिए दोनों पॉइंट्स को, आप जो सही है वो पढ़ाइए। ओके, तो क्या करते हैं, ह्यूज एक्सपेंडिचर किया जाता है एडवर्टाइजमेंट में, प्रोपोगेंडा और सेल्समैनशिप। कभी कभी देख के लगता है आईफोन नहीं होगा तो पिछड़ी जाती एवं जनजाति शेड्यूल कास्ट के ना बन जाए कम से कम। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो while goods are still produced to satisfy want, but ज्यादा want किसकी सेटिस्फाई होती है? प्रोड्यूसर की, ना कि कंज्यूमर की। समझ में आ गया? ओला बाइक 1,60,000 रुपए, -40,000 का, पापा 40,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। अरे बेवकूफ, 20,000 का सामान 1,20,000 में मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ये कोई देखता ही नहीं है। 4 बार ऐड देख ली, और वो हीरो प्लेजर पे प्रियंका चोपड़ा ही चल रही है। हर लड़की अपने आप को हिंदुस्तान में प्रियंका चोपड़ा समझ लेती है। अमिताभ बच्चन जी ने एडवर्टाइजमेंट कर दिया घड़ी डिटर्जेंट का, हर धोबी अपने आप को अमिताभ बच्चन समझ लेता है। तो ये बेसिकली घड़ी लगाई 35,000 रुपए घड़ी, क्या जरूरत है उसकी भैया? 35,000 म्यूचुअल फंड में लगा दो। प्रॉब्लम बात गई। अंबानी के लिए 35,000 की घड़ी पहनना नेसेसिटी है, बट हमारे स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के लिए 35,000 की घड़ी पहनना नेसेसिटी नहीं है। इट इज सिंपली शो ऑफ बेसिकली। इंडिविजुअल्स मे नॉट बी द बेस्ट जज। किसी के हिसाब से प्राइस मैकेनिज्म अच्छा है, बट किसी के हिसाब से प्राइस मैकेनिज्म अच्छा नहीं है। तो किसी को लग रहा है भाई 4,999 का एलेक्सा आंटी है, सेल में 2150 का मिल रहा है, मैंने भी सोचा मैं खरीदूंगा जिस दिन अमेजोन मेरे को एलेक्सा के साथ 2150 रुपए देगा। अरे बिजली तो मेरी खपेगी ना, उसको रिचार्ज करने में इंटरनेट कनेक्शन तो मेरा खपेगा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो भाई मेरे को तो ये वेस्टफुल डिवाइस लगती है। अपने दोस्तों यारों के साथ बात कर लीजिए, मोहल्ले में कहीं चले जाइए, इट इज जस्ट न्यूसेंस बेसिकली। सो चॉइसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट चिल्ड्रन? इंपल्स। पापा, सब बच्चों के पापा ने 10th के बाद बाइक लेके दी, आप भी हमको ले दीजिए। नहीं तो जाओ बेटा उनसे को अडॉप्ट कर ले, तुमको वो बाइक ऑटोमेटिकली तुमको मिल जाएगी। इमोशनल ब्लैकमेल, दीवार पे आई क्विट लिख दूंगा मैं, दीवार पूरी गंदी हो जाएगी। प्रेजुडिस, मम्मी भी साथ में, अरे ले दीजिए ना, किस लिए इतना पैसा कमाया है? पापा कहने हाँ ठीक है, करो बर्बाद बच्चों, करो बर्बाद। सेल्स प्रमोशन मेजर्स आर देयर। तो बच्चों बातें समझ में आ गई, मैं ही सही था, जो पहले लिखे थे पॉइंट्स में थोड़ी बहुत गलती भी थी। सोशल वेलफेयर, ठेंगा सोशल वेलफेयर, इट इज ओनली मैक्सिमाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। समझ में आया? थोड़ा सा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गरीब लोगों को झाड़ू पोछा अमेजोन सस्ता बेच देगा, बाकी चपक के पैसा कमाएगा। तो देयर इज नो सोशल वेलफेयर चिल्ड्रन, क्योंकि बिजनेसमैन ने अगर सोशल वेलफेयर सोच लिया तो उसका अपना वेलफेयर खत्म हो गया। हाँ, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्विकली पुट दिस चिल्ड्रन। तो पीपल अंडरस्टूड। तो इट इज नॉट कि हमारी एबिलिटी के हिसाब से है, डिजायर्स क्रिएट कर दी जाती हैं, इनकम इनइक्वालिटी। मेरा धोबी है, उसके पास भी मेरे से महंगी बाइक है। गॉट इट क्लियर? और एक दिन तो मेरे को ताना मार रहा था, क्या भैया इतने साल से एक ही रेडमी का फोन चला रहे हैं, 5 साल से, बढ़िया लीजिए कोई एप्पल रेडमी वगैरह वगैरह वगैरह। मैं नहीं प्रभु तुम ही लो, मेरे को जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? तो मेनी अ टाइम चिल्ड्रन गुड्स का प्रोडक्शन इतना ज्यादा कर देती हैं कंपनीज ताकि कॉस्ट बहुत कम हो और हर इंसान को हम बेवकूफ बना पाए। मैंने अपना पहला मोबाइल फोन शायद खरीदा था नॉट 3500, 4,500 में चल रहा है। कितने में? इन द ईयर 2003-4 आई सपोज, शायद ऐसे ही था। व्हाट इट क्लियर? और लेटेस्ट वाला सस्ते में मिला है 36,000 रुपए में, जिसकी मार्केट प्राइस कितनी है? 1,00,000 रुपए। क्यों? नालायक से सस्ता बनाते ही नहीं है, जानबूझ के पागल बनाते हैं पब्लिक को। तो ये सब चंगुल है, एकदम एकदम चंगुल है। आई बॉट ऑल्टो केटन कार चिल्ड्रन, 2,93,000 रुपीज की। आज ऑल्टो केटन गाड़ी आपको सेम मॉडल 5,70,000 मिलेगा, डबल द प्राइस। जान पूछ के 2 एयरबैग लगवा दिए उसके अंदर, ताकि एयरबैग वाली कंपनीज की सेल बढ़े।
मैं तो कहता हूँ हनुमान जी की मूर्ति लगा लो, 786 लिख लो, जीजू बाबा की मूर्ति लगा लो, नींबू मिर्चा और ये लगा लो, माता की फोटो लगा लो, कोई गाड़ी वाड़ी ना भिड़ने वाली। गॉट इट? 2 एयरबैग कुछ नहीं कर पाएंगे, गाड़ियां इतनी हल्की फुल्की होती हैं, ट्रक वाला साइड से निकल जाए मारुति गाड़ी हिल जाती है पूरी। तो सिर्फ और सिर्फ, और गवर्नमेंट क्यों खुश रहती है? 293 की गाड़ी बेचेंगे, 10% रजिस्ट्रेशन फीस, कितना मिलेगा? 29,300। 5,70,000 की बेचेंगे तो भारत सरकार की जेब में कितने पैसे जाएंगे? 57,000 रुपीज। तो गवर्नमेंट को अपनी कमाई की चिंता, इसलिए महंगे में बेच रहे हैं। ओके, inequalities, rich are becoming richer and poor people are becoming poorer. तो इन गवर्नमेंट एंड ऑफ द डे कमा तो सोशल वेलफेयर के लिए रही है। नहीं, वो बोलती ऐसा है, वो सिर्फ बोलती ऐसा है कि सोशल वेलफेयर है। मिडिल क्लास इंडियन एंड रिच क्लास इंडियन को पेड टैक्स से कितना एडवांटेज मिलता है? आप मेरे को 1 रुपए का भी एडवांटेज बता दीजिए, मैं जीवन भर आपको फ्री में पढ़ाऊंगा। आप 1 रुपए का एडवांटेज बता दीजिए। मिडिल क्लास टैक्स पे करता है, रिच कम्युनिटी टैक्स पे करती है, बेनिफिट गोज टू द पुअर पीपल, एंड मेनी अ टाइम्स ये चीज उनके अंदर विल टू वर्क ही खत्म कर देती है। हर महीने किसान के 4 लोग के परिवारों को 2,000 के हिसाब से 8,000 मिल रहा है, क्यों काम करेंगे वो लोग? खेती बाड़ी से सामान तो फ्री मिल रहा है उनको, गॉट इट? तो क्यों काम करेंगे वो? और गवर्नमेंट ये जितनी योजनाएं बनाती है, इन सारी योजनाओं का नाम एक ही होना चाहिए, टैक्स पेयर डॉट 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 योजना, क्योंकि सारा पैसा तो टैक्स पेयर का है ना। ये पता नहीं ये मिनिस्टर्स क्यों अपना बोस्ट करते हैं, प्रधानमंत्री योजना, चीफ मिनिस्टर योजना, सड़क योजना वगैरह वगैरह। इट शुड ऑल बी नेम्ड एज टैक्स पेयर योजना। पार्लियामेंट हाउस को बोलना चाहिए टैक्स पेयर हाउस। चलिए, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, ये आप पढ़ चुके हैं। जब भी लगेगा बूम का पीरियड है और टैक्स थोपो, पैसा खींचो ताकि लोग खर्च ना कर पाए। रिसेशन होगा तो हम थोड़ा टैक्स वगैरह आपको छोड़ देंगे ताकि आप मार्केट में कुछ खरीद के, सामान खरीद के, प्राइसेस जो बहुत गिरे हुए हैं डिमांड बढ़ने की वजह से वो बढ़ जाए। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पॉइंट, तो नो नीड टू डू दिस। लो प्रॉफिट एरियाज निग्लेक्टेड। कोई भी बिजनेसमैन आज क्या टुक टुक वाला मोबाइल बेचना चाहता है? सब भयंकर से भयंकर स्मार्टफोन। क्या 4G में बच्चों को प्रॉब्लम है? क्लास 4G नेटवर्क पे चल रही है, नो 5G की क्या जरूरत है? सिर्फ जो इंसान आज 399 पर मंथ खर्च कर रहा है उसकी स्पेंडिंग 69। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। मेरा चेहरा तो आपको वैसे ही नजर आएगा, कोई अनंत अंबानी तरह थोड़ा नजर आ जाएगा। चलिए, प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज निग्लेक्टेड। एजुकेशन सस्ती हुई नहीं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन। चलन, टीचर इज इंपॉर्टेंट और द स्मार्ट बोर्ड इंस्टॉल्ड इन द क्लासरूम इज इंपॉर्टेंट। टीचर, बट अगेन ये स्मार्ट बोर्ड वाली कंपनीज इतना एडवर्टाइजमेंट करती हैं, इतना स्कूल्स को प्रमोट करती हैं, भाई ये लगाइए बहुत फायदा होगा वगैरह वगैरह। किसका फायदा होगा? बच्चे को तो ज्ञान उतना ही मिलेगा जितना टीचर देगा, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यूज बढ़ाने के लिए। बच्चे की फीस बढ़ा दो ताकि स्मार्ट बोर्ड का खर्चा निकल आए, और अल्टीमेटली स्मार्ट बोर्ड कंपनीज को प्रॉफिट मिलते हैं वहां से। गॉट इट क्लियर? तो सोच लीजिए, बट कोई बात नहीं, आपके स्कूल ने फीस तो आपसे ले ली होगी। ओके, अंडरस्टूड चलन? पक्का? चलिए, सो लिमिटेशंस आर वेल डन। चलो दैट्स इट चलन। चलिए, तो अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कोई क्वेरीज चिल्ड्रन प्लीज आस्क। वीडियो अपलोड होगा, थोड़ा देख के लाइक वाइक कर दीजिए करिए और लोगों को भी फॉरवर्ड कर दिया करिए।